हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसएस एडुजन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। आज का न्यूज़पेपर दैट इज़ फॉर 28 ऑफ जून हम ये सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। ऑल्सो आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो हम थोड़ा सा अपना एक स्पेशल इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आए, दैट इज़ मैप इन न्यूज़। हर सैटरडे को जो भी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट रहेगा पूरे वीक में, वो मैप हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ भी ना छूटे। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आज जो पहली बार सुन रहे हैं ये न्यूज़ एनालिसिस, उनके लिए मैं ब्रीफ थोड़ा आइडिया दे दूं कि व्हाई दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज डिफरेंट एंड आपके एग्जाम के लिए ये क्यों आपको फॉलो करना चाहिए। बिकॉज हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स रिलेट करके पढ़ाते हैं, যাতে আপুনি ষ্টেটিকৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰে সেইটো আপুনি গম পায়। যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় সেইটো আমি গম নাপাওঁ, আমি বহুত টাইম ৱেষ্ট কৰোঁ নিউজ পেপাৰত, 3 ঘণ্টাও লগাই দিওঁ আমি এজ বিগিনাৰ যে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আছোঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ হৈছে। বাট দেটছ নট দ্য গ'ল, ইয়ৰ গ'ল শুড বি লেছ ইজ মোৰ। মই ৰিপিটেডলি সেইটো কৈ থাকোঁ। বিকজ চি এ ইজ all about 80% of static only. Just we have to recognize it, and recognition কাৰণে আপুনি ৰিকগনাইজ কৰি ৰিচাৰ্চ কৰিব নালাগে, মই ইয়াতে কৰি দি আছোঁ, আপুনি জাষ্ট ফ'ল' কৰক। ঠিক আছে। আৰু মই সেইটো নকওঁ, আৰু এটা কথা, लाइक आपको मैं यहाँ पे एडिटोरियल दे देती हूँ जो एग्जाम परस्पेक्टिव से या PYQ बेसिस पे जो भी एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो आपको एक चीज मैं फिर भी बता देती हूँ कि इफ पॉसिबल ना 10 मिनट निकाल के, देखो एनालिसिस में कर देती हूँ, वहां से आप मेंस के नोट्स अपग्रेड कर लो, बट खुद के लिए 10 मिनट ना कोई भी एडिटोरियल जो मैंने कवर नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उस एडिटोरियल को ही थोड़ा पढ़ लेना। क्यों मैं बोल रही हूँ, दैट विल हेल्प इन इन योर सी सेट वाला कंप्रीहेंशन पार्ट। ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करो। सी सेट ऐसा नहीं कि लास्ट में पढ़ना है, कंप्रीहेंशन कहीं से, कंप्रीहेंशन जो आते हैं ना वो हमें कहीं और से नहीं पढ़ना होता। एडिटोरियल जो पढ़ते हो इससे आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है, इससे आपकी माइंड को प्रैक्टिस होता है कि हाउ टू नो अबाउट व्हाट इज इम्प्लीकेशन, व्हाट इज एजम्पशन, आते हैं ना ऐसे, यूपीएससी में तो ज्यादा आते हैं ऐसे। ओके। इम्प्लाई क्या करता है, फिर कंक्लूजन क्या है, ऐसे आते हैं ना कीवर्ड्स। अगर आपने PYQs अभी सीसेट के देखे होंगे तो होपफुली देखा ही होगा। तो ये सारे जो सीसेट, इसलिए मैं कहती हूँ एडिटोरियल एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्री प्लस मेन आप मेरे पे डिपेंड कर सकते हो, बिकॉज जो भी मैं PYQ बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ। ठीक है। लेकिन खुद के लिए एक एडिटोरियल 10 मिनट पढ़ा करो, दैट विल हेल्प यू इन योर सीसेट। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी यहाँ से आपको सब कुछ आपको खुद ही तो करना होगा ना, ये जस्ट मैं आपका टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स आपको रिसर्च करना पड़ता है थोड़ा सा स्टैटिक के साथ, वो मैं यहाँ पे करके दे रही हूँ। ऑल्सो सेम चीज मैं बताना चाहूंगी कि बुक्स में जो है, स्टैटिक बुक्स में जो है, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके नहीं देती हूँ, एक्सेप्ट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देना ही पड़ा वो मैं देती हूँ। अदरवाइज आप देखते हो मैं यहाँ पे बुक्स की सेम चीज है वो मैं खुद आपको बोलती हूँ, आप जाके पढ़ो। जैसे आज पंचायत है, मैं सारा कुछ लिख के नहीं दूंगी, तो क्यों लक्ष्मीकांत क्यों ही रखना, फिर डबल मेहनत क्यों करनी। मैं यहाँ पे वही चीज देती हूँ जो शायद बुक में ना हो, तो बुक में आप जाके पंचायत वाली चैप्टर आज निकाल के पढ़ो, एंड यहाँ से जो एडिशनल है वहाँ पे ऐड करो। वैसा ही होता है आपका प्रिपरेशन स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, बिकॉज सीए इज नॉट सीए विदाउट स्टैटिक। ओके। तो ये चीज ध्यान रखना। ऑल्सो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेंस रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होते हैं, मेंस रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, मेंस एथिक्स रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होते हैं अगर न्यूज में आते हैं, मैं ये जरूर से इंक्लूड तो करती ही हूँ। ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ ओएसिस एडुजन। जो रोज देखते आए हैं ये पार्ट स्किप कर सकते हो, जो नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, बिकॉज एस्पिरेंट्स तो डेली जुड़ते हैं ना हमारे साथ, तो उनके लिए भी सोचना तो पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस विद आवर फर्स्ट न्यूज, जो क्या कहता है कि असम स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है पंचायत रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स लाने के लिए, जो जो प्रमोट करता है रूरल गवर्नेंस सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो चलो ये तो हमने जान लिया कि पंचायत रूल में कुछ अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड फॉर GS2 में ई गवर्नेंस वगैरह, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह डायरेक्टली मेंशन है सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी लक्ष्मीकांत में जाके आप, ठीक है, ये बुक पॉलिटी की
आपके पास रखी होगी। इवन इफ ये नहीं है कोचिंग के कोई भी बुकलेट फॉलो कर रहे हो तो ये वाली चैप्टर जाके आप आज निकालो एंड यहाँ से कुछ एडिशनल मिलता है तो वो ऐड करो। मैं वहां से यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपका टाइम मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैं टाइम बचा रही हूँ, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स ये क्या हुआ, मतलब अभी तो हमने जान लिया कि अमेंडमेंट्स रूल्स ठीक है एक्सेप्ट किया गया, तो बेसिकली क्या फोकस करता है, जो नया नया रूल्स है फिनेंशियल एंड पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स लाया गया, वो किस चीज पे फोकस करता है, ताकि फिनेंशियल ऑटोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी लाया जाए ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ तो डिजिटल के साथ करना पड़ेगा, इसलिए प्रोविजंस इंक्लूड किया गया है डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ऑनलाइन फंड ट्रैक कर सके ई गवर्नेंस टूल ताकि ट्रांसपेरेंट रहे, करप्शन कम हो, राइट, और अकाउंटेबिलिटी ताकि ऑडिट मैकेनिज्म लाया जाए, ये सब भी क्लॉजेस ऐड किए गए, ठीक है। कहाँ पे, पंचायत रूल्स में, ठीक है, हमारे असम के असम स्टेट कैबिनेट ने इसलिए इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की, हाँ जो लोग हैं पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको सही से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी एनहांसमेंट दिया जाए, ताकि वो अगर स्ट्रांग रहेंगे, वो अगर नॉलेज रखते हैं ये सारी चीज़ों का, ऑल अबाउट द फिनेंशियल ऑटोनॉमी एंड जो भी इंक्लूजन के लिए जो हम यूज करेंगे ये सब प्लेटफॉर्म्स का, तो ही तो अच्छे से चलेगा ना। तो वैसे ही कॉमन सेंस, ये वैसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, ऑल्सो फॉर केस स्टडी। अगर आपकी एथिक्स में कुछ केस स्टडी आती है कि पंचायत में आप जाते हो, आप कुछ ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट करना है, आप क्या क्या पे फोकस करोगे, तब आप यही तो लिख सकते हो ना, क्योंकि उल्टा क्या ही कर लोगे, ये सब चीजें तो करना है आपको। तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। ऑल्सो गवर्नेंस में कुछ भी आता है तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस, तो भी आप ये सारे टर्म्स लिख सकते हो, एंड इसलिए मैंने यहाँ पे दिया, अदरवाइज देने की कोई गुंजाइश तो थी नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ये 3 कीवर्ड्स आप मेंस के नोट में अपने GS2 के ऐड कर लेना, ठीक है। अब पंचायती राज सिस्टम लक्ष्मीकांत में है, फिर भी थोड़ा सा मैंने इसलिए दिया, पूरा नहीं दिया, बाकी आप जाके वहां पे पढ़ लो, ठीक है। 3 टायर सिस्टम होता है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इंट्रोड्यूस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा ईयर, 1992, ठीक है। 3 टायर मीन्स फर्स्ट टायर कौन सा होता है, ग्राम पंचायत दैट इज विलेज लेवल, देन पंचायत समिति दैट इज ब्लॉक लेवल, देन जिला परिषद दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड टू, अभी एग्जाम में आ जाता है कि आर्टिकल 243 रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, नहीं, पंचायती राज सिस्टम, ये याद रखना। और ये जाके लक्ष्मीकांत में देखो कि ये सारे 243 वाले जो आर्टिकल सेट है क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपका काम है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। सेम चीज यहाँ पे रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। स्टेट फाइनेंस कमीशन, कौन सी आर्टिकल, एज यहाँ पे फाइनेंस और फाइनेंशियल जो रूल्स है ये सब भी अमेंड किया गया ना, तो थोड़ा सा आपको कोरिलेट करके पढ़ना है कि हाँ कौन सा आपको जानना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल अंडर 243, ये भी 243 के, इसलिए मैंने कहा कि आज जाके ये वाला सबसेट देखना लक्ष्मीकांत में 243 वाला क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन टू पंचायत राज को कितने फाइनेंशियल देने चाहिए क्या नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर 243 1, ठीक है। देन 11 शेड्यूल में क्या है, इट लिस्ट 29 फंक्शन दैट कैन बी डिवॉल्व टू पंचायती राज सिस्टम, मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हम तो ये सब बातें तो करेंगे ना ग्रास रूट लेवल में, रूरल हाउसिंग, एजुकेशन, रोड्स, तो ये कौन सा शेड्यूल इन सब के बारे में बात करता है, 11 शेड्यूल, ठीक है। देन आता है कुछ फैक्ट्स जो, ये अगर एग्जाम में ऐसा आता है, असम was among the first state to operationalize PRI, तो वो सही हो जाएगा, अंडर 74th आ जाएगा तो गलत होगा, 73rd, ये याद रखना कि जो स्टेट्स ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अपनाया था असम भी उनमें से एक है, ठीक है, वन अमंग द फर्स्ट स्टेट्स। देन ई ग्राम स्वराज पोर्टल इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी इन पंचायत फाइनेंसेस, पंचायत की जो फाइनेंस है वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा, रिकॉर्ड कीपिंग, फंड ट्रैकिंग हम कर सके, तो उसका पोर्टल कौन सा है, ई ग्राम स्वराज, ग्राम से ही आपको याद आना चाहिए कि इट शुड बी रिलेटेड टू पंचायत, ठीक है। देन ऑडिट ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, ताकि हमने अभी भी तो ये सब ऐड किया ना, दैट इज ऑडिट वाला मैकेनिज्म यहाँ पे, तो यही गवर्नमेंट की भी एक एफर्ट है कि हम ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्ट्रेंथन करें क्या, पंचायत ऑडिट्स को, ठीक है। तो ये सारी कुछ फैक्ट्स है जो एडिशनल, ये तो आप जाके रिवाइज करोगे, एंड कुछ अगर आपको देखो ये ग्राम स्वराज पोर्टल एंड ऑडिट ऑनलाइन ये कोने में लिख दो, इवन ये प्रीलिम्स में ना भी आए, मेंस में तो
ये एग्जाम्पल कोट करोगे ई गवर्नेंस में भी, नॉट इवन पंचायत वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन सीधा GS2 अगर गवर्नेंस पे भी क्वेश्चन आता है, इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे कंक्लूजन में, तो हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। तो ये MCQ सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नॉर्थ ईस्ट हैज मिनरल पोटेंशियल। किसने कहा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो कुछ एरिया सर्वे कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ताकि मिनरल रिसोर्स पोटेंशियल के बारे में हमें पता चल सके। क्यों? क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत भी बने इन केस ऑफ क्रिटिकल एंड रेयर मिनरल। सिर्फ सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, ये सारे भी तो देखना पड़ेगा ना, हर चीज में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बूस्ट रीजनल डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स सिक्योरिटी। तो अभी कौन कौन से स्टेट नॉर्थ ईस्ट जो ये यहाँ पे ये आ सकता है स्टेटमेंट बेस, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि न्यूज सिर्फ जानना जरूरी नहीं, थोड़ा सा फैक्ट जानना है। एंड जहाँ पे आपको न्यूज रिलेटेड फैक्ट्स जाननी जरूरी होगी, इधर पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मैं आपको दे दूंगी, आप टेंशन मत लो। तो ये सर्वे में कौन सा स्टेट इंक्लूड हुआ? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। मिनरल कौन कौन से आइडेंटिफाइड किए गए? मिनरल तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेजिक, इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी। स्ट्रेटेजिक में कौन से आते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, कोबल्ट। इंडस्ट्रियल में लाइमस्टोन, कोल, क्वार्ज, फील्ड्सपर। देन एनर्जी मिनरल्स में पोटेंशियल यूरेनियम, हाइड्रोकार्बन बेयरिंग जोन्स। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि अंडर मान लो लाइमस्टोन, कोल एंड क्वार्ज ये सब देकर स्ट्रेटेजिक मिनरल, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो इंडस्ट्रियल, ऐसा कुछ आप जो भी जुगाड़ लगा के याद रखना बस, ठीक है। इतना बेसिक आइडिया, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टैटिक ओनली, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये साइंटिफिक एजेंसी है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1851। देन प्राइमरी रोल इनका क्या है? मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजिकल मैपिंग, अर्थ साइंस रिसर्च। ऑब्वियसली इसके नाम से कॉमन सेंस, ये सारी चीजें यही करेंगे, ठीक है। इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन अमृत धरोहर। क्यों? ताकि बायोडाइवर्सिटी और माइनिंग मैपिंग को एक साथ लिए चले, सो दैट वी कैन हैव सस्टेनेबल माइनिंग। देखो ये सस्टेनेबल माइनिंग देने के पीछे क्या है, प्रीलिम्स में कभी आता है वो सही है, लेकिन आप मेंस में ये सारे टर्म्स लिखोगे ना आंसर में, तो एग्जामिनर को लगेगा बहुत सारे वोकेबुलरी के नॉलेज रखते हो। तो ये लिखा करो, थोड़ा सा एस्थेटिक होता है आजकल के भाषा में, ठीक है। सस्टेनेबल माइनिंग मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, लोकल कम्युनिटी कंसल्टेशन, एफोरेस्टेशन, कंट्रोल, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। कल जो हमने पढ़ा था, हमने मेंस में फैक्ट्स इन न्यूज में हमने देखा था कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे बहुत जगह पे ये सारी चीजें अच्छे से नहीं किया जाता, एंड फिर प्रोटेस्ट करते हैं लोकल, एंड दैट इज वाई ये सारे सस्टेनेबल माइनिंग जरूरत होती है। ये आपको जानना है, ये आप मेंस में लिख सकते हो, ठीक है, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, राइट। अब क्रिटिकल मिनरल्स, यहाँ पे हमने देखा कि क्रिटिकल मिनरल्स में भी हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो वो होता क्या है? दिस आर द मिनरल एसेंशियल फॉर, जो हमारे इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो, ठीक है। बट वो होते प्रोन टू सप्लाई चेन रिस्क। तो इंडिया इसलिए उस रिस्क को कल्मिनेट करने के लिए क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी अपना रहा है, आइडेंटिफाइंग 30+ की मिनरल्स। ये बस थोड़ा सा आइडिया रखो, इतना डेप्थ में आपको जाके इसकी रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। तो मिनरल्स लाइक लिथियम एंड कोबल्ट, वो क्या है? आर वाइटल फॉर, क्यों जरूरी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसमें यूज होता है, बैटरीज में, डिफेंस, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी, टेक, ये सब में यूज होता है, एंड दैट्स व्हाई क्रिटिकल मिनरल इज इंपॉर्टेंट। लेकिन वो सप्लाई चेन रिस्क की, हाँ सप्लाई डिमांड घटती है तो स्टॉक में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम भी अपना आत्मनिर्भर हो रहे इस चीज में, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिनरल क्या क्या पाई जाती है, थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। मेघालय रीजन में लाइमस्टोन एंड कोल, ठीक है, इंडस्ट्रियल मिनरल्स। अरुणाचल में ग्रेफाइट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। असम में ऑयल, वी ऑल नो। देन नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, नागालैंड, मणिपुर में क्रोमियम, निकल ट्रेसेस, ठीक है। लेकिन ये है कि नॉर्थ ईस्ट कंट्रीब्यूट लेस देन 1% करता है, टोटल जितने भी इंडिया की माइनिंग आउटपुट है ना, वो लेस देन 1%। एंड ये फैक्ट याद रखना, बट हैज अनटेप्ड रिजर्व। तो ये सारी थोड़ी बस बेसिक चीजें याद रखना, इतना आपको मीनिंग में नहीं जाना, इसका मीनिंग क्या है, इसमें और क्या क्या है, इतना नहीं आता, बस बेसिक क्वेश्चन आओगे। एलिमिनेशन से तुम प्रीलिम्स तो निकाल ही लोगे अगर इस टॉपिक में आता है। मैं ये नहीं बोल रही कि एलिमिनेशन से एग्जाम निकालोगे, ठीक है। मैं ये बोल रही कि इतना नॉलेज रखोगे तो मिनरल्स वाली इस न्यूज के बेस पे अगर कुछ क्वेश्चन आता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट भी करता है 70%, कौन सा? लिथियम एंड कोबल्ट।
ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में हमें चाहिए होता है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है भाई, हम 70% हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यूज करता है हेलीबॉर्न सर्वे, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर विद जियोफिजिकल सेंसर फॉर प्रिसिशन मैपिंग, मैपिंग के लिए कि हाँ यहाँ माइनिंग कर सकते हैं, सही है एनवायरमेंटली, बहुत चीजें तो देखना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके आप माइन करने लग जाओ, तो वो सर्वे करता है हेलीबॉर्न सर्वे। तो अगर आता है हेलीबॉर्न सर्वेज इन न्यूज, किससे रिलेटेड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माइनिंग रिलेटेड कुछ है, इतना याद रखना, ठीक है। तो इतना न्यूज के लिए, इसी बेसिस पे एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व कीजिएगा, ओके। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ने लॉन्च किया है क्या, ए न्यू ऐप ऑन कौन सा बीमारी, एपिलेप्सी। तो ये हमारे साइंस टेक में, हेल्थ में सीधा प्रीलिम्स में आता ही है। ऑल्सो ये वाले न्यूज से एपिलेप्सी ऐसे सीधा नहीं आएगा मेंस में, लेकिन हेल्थ रिलेटेड जो भी जीएस 2 में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किसी भी डिजीज के अगर अच्छी चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे एज एग्जाम्पल तो दे ही सकते हो। ऑल्सो वे फॉरवर्ड में भी आप दे सकते हो कि हाँ आपने पढ़ा है कि एपिलेप्सी के लिए क्या क्या किया था, वो आपको आइडिया है। तो क्या किया था एपिलेप्सी, वो टर्म मेंशन मत करो, बट क्या किया था वो तो आप दूसरी चीजों में भी अप्लाई तो कर सकते हो ना, विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस ओनली। तो वैसे कोरिलेट करके पढ़ना है, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। तो ये ना देखो, ये ऐप लॉन्च किया है ताकि एपिलेप्सी डिजीज का हम मैनेजमेंट सही से कर सके, अवेयरनेस, डायग्नोसिस, फॉलो अप केयर मिल सके पेशेंट को, ठीक है। लेकिन फीचर्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यूज में भी मैप वगैरह, फिर जो भी ई पेमेंट ऐप होते हैं उनके फीचर्स के बारे में पूछा गया है। तो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आपको थोड़ा सा जानना है। तो फीचर क्या है, बेसिक कॉमन सेंस ही है, फिर भी कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेस के चलते कॉमन सेंस हम भूल जाते हैं, एंड कुछ ऊट पटांग एक दो और चीजें भी होती है यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स, तो मेडिसिन रिमाइंडर ये कॉमन सेंस है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट ऑब्वियसली कॉमन सेंस, तभी तो हम मोबाइल ऐप ला रहे हैं ना। सीजर ट्रैकिंग कॉमन सेंस, टेली कंसल्टेशन विद न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ तभी तो ये ऐप ला रहे हैं ताकि दूर से भी लोग कांटेक्ट कर सके। मल्टी लैंग्वेज इंटरफेरेंस, ये सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ एसएमएस में है, नहीं, इंग्लिश मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। टारगेट यूजर कौन है, सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट भी है, केयर गिवर्स भी है, रूरल हेल्थ वर्कर्स भी है, ऑब्वियसली सब मिलके तो काम करेंगे ना, सिर्फ पेशेंट बात करेंगे ऐसा तो नहीं, तो ऐसे ही याद रखना। डेवलप किसने किया है, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज इन कोलैबोरेशन लोकल आईटी एक्सपर्ट, ऑब्वियसली आईटी एक्सपर्ट तो चाहिए ही होंगे, है ना। एंड क्यों जरूरी हुआ ये अचानक लाने का, बिकॉज असम में थाउजेंड्स ऑफ अनट्रीटेड एपिलेप्सी केसेस होते ही है, स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल रीजन। एंड रूरल एंड ट्राइबल रीजन में पहुंचने के लिए तो हमें ई गवर्नेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इंटरनेट तो हर जगह आजकल पहुंच ही जाती है, तो उसका सही उपयोग हमें करना है। तो हम पहले जान लेते हैं कि एपिलेप्सी है क्या। इट्स ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, याद रखना, जो ब्रेन एक्टिविटी में एबनॉर्मेलिटी लाती है, बस इतना याद रखना। इट अफेक्ट्स 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, मीन्स 10 मिलियन अराउंड पीपल को ये अफेक्ट करता है, और ये नॉन कम्युनिकेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो क्लासिफाई करता है WHO, ठीक है। और जो डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके अंदर ही तो ये सारा ऐप प्रमोट किया जा रहा है ना, डिजिटल हेल्थ मिशन है हमारा। तो अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इंडिया इज इंटीग्रेटिंग टेक बेस्ड सोल्यूशन इन हेल्थ केयर। तो ये मेन स्किल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो या हेल्थ रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट्स आप लिखोगे कि गवर्नमेंट में अभी क्या स्टेप ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये सारे स्टेप गवर्नमेंट ने ले चुके हैं। असम की ये वाली ऐप भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, ठीक है। टेलीमेडिसिन के बारे में आपको जानना चाहिए, जानती हो, अगर बिगिनर हो तो। रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस ओवर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जैसे कि ये ऐप के थ्रू आप डॉक्टर को कॉल कर सकते हो ना, अगर आप रूरल एरिया में हो, आ नहीं सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपकी दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, लेकिन आपके पास टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आप डॉक्टर से हेल्थ केयर सर्विस ले सकते हो, तो उसे टेलीमेडिसिन यही कहते हैं कि रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। और ये कौन से गाइडलाइंस के अंदर रेगुलेट होता है, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020, कोविड ईयर याद रखना 2020, कुछ 1992 दे देगा तो फिर सोचोगे ऐसा। एनेबल करता है वही रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि हमारे इंडिया में डिजिटल डिवाइड तो है, हर जगह देखो हेल्थ वाला जो टेक है ना वो पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को एक्सेसिबल है ही नहीं चीजें, ठीक है। इंटरनेट की लिटरेसी नहीं है, बहुत लोग आज देखना, अभी अब बैंक में भी जाते हो, बहुत लोगों को बेसिक चीजें बैंक की पता नहीं होती, इवन एटीएम भी चलाना नहीं आता लोगों को। एंड ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि उनके जनरेशन में वो चीज थी नहीं उतनी जितनी हमारी जनरेशन में, राइट। तो इसलिए उनको लिटरेट करना भी हमारा ही दायित्व है। तो इसलिए
ये सारी चीज़ों को हमें एड्रेस तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए अवेयरनेस वगैरह भी लाना, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने ऐप लाया, हाँ मैंने तो लाया सोल्यूशन बस हो गया, नहीं, अवेयरनेस भी क्रिएट करना है, टीम बना के, टीम वर्क करके। तो ये सारी चीज़ें आपको एथिक्स में ऐसे ही केस स्टडी करके लिखना तो पड़ता है। ठीक है, अब सोचना खुद, स्टेप बाय स्टेप निकल आएगा। तो कुछ फैक्ट्स है जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में भी हेल्प होता है, कभी यूपीएससी एपीएससी में भी आ जाए, फॉर मैच द फॉलोइंग वगैरह। तो नेशनल एपिलेप्सी डे हम कब मनाते हैं? 9 नवंबर 17। ये सब क्यों मनाया जाता है? कोई सेलिब्रेशन है क्या? नहीं, ताकि अवेयरनेस दे पाए कि ऐसा भी होता है, ऐसा होता है तो चेकअप करवाओ, और ताकि रूरल एरिया में भी हम लोगों को अवेयर कर सके। ठीक है, तो GMCH is the first medical college in Northeast to roll out such disease specific health app. इन द नॉर्थ ईस्ट याद रखना, इंडिया आएगा तो नहीं, इंडिया में बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल ने किया हुआ है ऐसा हेल्थ ऐप। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अब तक फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है जो ऐसा कुछ इनिशिएटिव हेल्थ ऐप लाया है। ठीक है, और इंडिया में ये जरूरी तो है, मैंने बोला ना कि असम में भी अनट्रीटेड 1000 ऑफ केसेस है, तो इंडिया में भी उसी तरह 70% ऑफ लोगों को ट्रीटमेंट मिलती ही नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है, स्टिग्मा है, नहीं नहीं बताना नहीं है, हम पागल थोड़ी है, ब्रेन एक्टिविटी कुछ भी यार हो सकता है ना, दिमाग का सबसे ज्यादा आप यूज कर रहे हो आजकल के दिनों में, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए कभी शर्म नहीं आनी चाहिए कि डॉक्टर दिखाना शर्म की बात है उस चीज में। देन प्रोजेक्ट इको, दैट इज एक्सटेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम, ये भी एक अलग इनिशिएटिव है इंडिया की लेवल, लाइक नेशनल लेवल, जो टेली मॉनिटरिंग यूज करके स्पेशलिस्ट कैपेसिटी फॉर डिजीज लाइक एपिलेप्सी, ताकि ये क्या है, टेलीमॉनिटरी की यूज करके हम स्पेशलिस्ट कैपेसिटी यूज कर सके इन ऐसे डिजीजों के चलते। तो बस ये याद रखना कि प्रोजेक्ट इको अगर आता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर ऐप वाला चीज इनिशिएटिव, जहाँ पे टेलीमॉनिटरिंग टेलीमेडिसिन के थ्रू हम और भी चीजों को डेवलप कर पाए, बस इतना याद रखना। तो ये न्यूज में ये था, तो वी शुड नो अबाउट द बेसिक स्टैटिक पार्ट ऑल्सो। अभी देखो ये वाला चीज ना अभी नहीं है, करंट में नहीं है, ये 1-2 साल पहले भी ये न्यूज में आया था। तो देखो आपको 1-2 साल पहले की न्यूज़पेपर पढ़नी होती है मैम, एग्जाम में ना क्वेश्चन कभी कभी 3 साल पुरानी क्वेश्चन करंट अफेयर आ जाती है, तो 3 साल वाली मैगजीन पढ़नी है? नहीं, पढ़नी है आपको 1 साल की ही है। लेकिन 1 साल में जो क्वेश्चंस जैसे ये वाला आया ना आज, एपिलेप्सी की जो ऐप है, इससे रिलेटेड बैकग्राउंड आपको जानना होगा, वो शायद 2 साल पहले ही न्यूज में आया हो, तो उस तरीके से पढ़ना है। सारा 3 साल पहले का भी, ये मान लो एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, 2020 का न्यूज है तो 2020 का मैगजीन उठा के नहीं पढ़ना, बस अभी जो न्यूज आया उसके रिसर्च में अगर कुछ मिलता है पहले के साल से भी, वो भी थोड़ा जान लो, बिकॉज इंटरकनेक्टेड है ना, है कि नहीं? अब कॉलेज में पढ़े हो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल को इग्नोर कर दोगे, स्कूल थे तभी तो कॉलेज आया ना, तो आप कॉलेज के बारे में बताओगे तो हम बोलते हैं ना हमारा स्कूल भी ये था, तो उसी तरीके से पढ़ना है। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है न्यूज वो है कांग फेस्टिवल गेट्स अंडर वे इन मणिपुर। कांग फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? ये ऑल्सो नोन एज रथ यात्रा। कहा की? उड़ीसा की? नहीं, ऑफ मणिपुर। तो ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि रथ यात्रा के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन रथ यात्रा ऑफ मणिपुर को हम कहते हैं कांग फेस्टिवल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब रथ यात्रा सिर्फ उड़ीसा में, तो ग्लोबली मनाया जाता है। ठीक है, पुरी में जो मनाया जाता है वो तो ग्लोबली हम दर्शाते ही है, ठीक है, रथ यात्रा को। लेकिन मेनी वैष्णवी जो रीजन्स है, ठीक है, वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले, वो अपना लोकल एडप्शन के थ्रू भी ये सेलिब्रेट करते हैं। तो मणिपुर में उसे हम कांग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, दैट जिसको हम कांग चिंगबा भी कहते हैं, दैट इज रथ यात्रा। सेलिब्रेट किसके द्वारा? वैष्णवित मैती हिंदूज ऑफ मणिपुर। एसोसिएट कौन से वैष्णविज्म? गौड़िया वैष्णविज्म। ठीक है, देन द फेस्टिवल मार्क द जर्नी ऑफ, इंटेंशन सेम ही है, ठीक है, जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, फ्रॉम कौन सा मंदिर? श्री श्री गोविंद जी टेम्पल टू अनदर मंडप। सेलिब्रेट कब होता है? मेती लूनर मंथ ऑफ एंगा, एंगा मीन्स जून एंड जुलाई के मंथ में, लास्ट फॉर 8-10 दिन चलता है। ठीक है, तो अब जो चैरियट होता है, वुडन चैरियट, इसे ही कहते हैं कांग, एंड इसलिए कांग फेस्टिवल कहा जाता है। चैरियट को ही कांग बोलते हैं, तो कांग इज इन न्यूज, ये रिलेटेड टू वुडन चैरियट, याद रखना, रथ यात्रा ऐसा कुछ रिलेटेड तो मैम ने पढ़ाया था। ठीक है, और जब इसे रथ को लेके जाते हैं रास्ते से तो चांट करते हैं संकीर्तना, और ये परफॉर्म किया जाता है पुंग चोलम। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता है तो थोड़ा सा सह लेना, क्योंकि हो सकता है गलती
हो जाए तो उसके लिए सॉरी भी, ठीक है। लेकिन आप पढ़ लेना, प्रीलिम्स में बस आपको टर्म्स जानना है, ताकि न्यूज़ में अगर जो टर्म्स है आता है तो आपको 2 मार्क्स मिले। दिस इज द ओनली इंटेंशन ये सब पढ़ाने की, ठीक है। तो पोंगचोलम ये है ड्रम डांस, ठीक है। तो ये याद रखना, ड्रम डांस है जिसमें रिदम, मोमेंट एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन के द्वारा हम परफॉर्म करके रास्ते में रथ लेके जाते हैं। ये क्यों जानना है, क्योंकि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में ऐसा आ चुका है कि किसी डांस में हम क्या मोमेंट करते हैं, या चुपचाप बैठे रहते हैं, या बस एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसलिए जानना होता है कि डांस फॉर्म में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स ऑफ यस, तो इट्स अ सिंबल ऑफ सिंक्रेटिज्म, दैट इज वैष्णविज्म विथ मेती कल्चरल हेरिटेज। तो ये बस थोड़ा सा आपको मेन इंपॉर्टेंट यही है कि पोंगचोलम के बारे में आपको जानना चाहिए। एज इंडियन तो आपको हर स्टेट के बारे में तो जानना ही चाहिए बेसिक चीजें, बट यूपीएससी एपीएससी टर्म में थोड़ा सा टर्म याद रखना, प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाए तो आप दोस्त, अगर आपके मणिपुर में दोस्त है तो उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। स्टेट अथॉरिटीज, लोकल ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्प करते ही है, ताकि ये सारी प्रोसेशंस वगैरह सही से विथ ऑल द सिक्योरिटी एंड कुछ गड़बड़ ना हो, अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो वैष्णविज्म इन मणिपुर इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 18 सेंचुरी, किसके रीजन के द्वारा, किंग चाराराय रोंगबा, ठीक है। बस नाम याद रखना, ऐसा टर्म्स आता है तो मणिपुर रिलेटेड। एक्सपांड किसने किया था यही वैष्णविज्म को, किंग भाग्य चंद्र, हु मेड गोविंद जी द स्टेट डाइटी, जिन्होंने, यही किंग ने, ये टेम्पल है ना गोविंदा जी टेम्पल, तो गोविंदा जी को स्टेट डाइटी के मतलब स्टेट में पूजा करनी चाहिए, पूजा की जाएगी उनकी, जो किसके द्वारा, वैष्णविज्म जो सेक्ट्स है वहां पे मणिपुर में। तो वो किसने एक्सपांड किया था, किसने ये प्रचलित किया था कि हाँ, किंग भाग्य चंद्र, बस ये याद रखना। गोविंदा जी टेम्पल कहाँ पे है, नियर रॉयल पैलेस इन इम्फल, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल टू वैष्णवित वर्शिप इन मणिपुर, तो ऑब्वियसली ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये डिस्कस करते वक्त। रथ यात्रा सेलिब्रेटेड, ये भी हमने देख लिया। और एक फैक्ट है कि मणिपुर की जो संकीर्तन ट्रेडिशन है रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका मणिपुर रिलेटेड कांग फेस्टिवल, जो रथ यात्रा ऑफ मणिपुर है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है सीबीआई बस्ट ट्रांसनेशनल साइबर एक्सटॉर्शन सिंडिकेट, ठीक है। तो सीबीआई ने कुछ, उनको रिपोर्ट्स मिले हैं, उन्होंने ये देखा है कि बहुत सारे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, हर दुनिया भर में, ठीक है। कि आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपकी कुछ फोटोज को वो जो भी फोटोशॉप वगैरह करके कुछ भी कर सकते हैं, आपके प्राइवेट पिक्स को, प्राइवेट वीडियोस को भी वो ब्लैकमेल करके फिर आपसे पैसा मांग सकते हैं। तो उसी टर्म को हम कहते हैं सेक्टोशन, सेक्सटोशन, ठीक है। तो ये याद ध्यान रखना, इसलिए कभी भी अपने प्राइवेट फोटोज वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए, मोबाइल में लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारे अवेयरनेस है, एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, एंड यू शुड बी अवेयरिंग योर यंगर वंस इन योर सराउंडिंग्स की, ये सारी चीजें करना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे हैकर्स होते हैं, जो भी ये सब काम करने में बिलीव रखते हैं, तो वो आपकी चीजों को लेकर आपको ही ब्लैकमेल कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर कंट्रीज में ही हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है, तो ये एक इशू है, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल इंटरप्राइज बन चुका है। तो ये क्रॉस बॉर्डर जब होगा, सिर्फ सीबीआई तो काम नहीं करेगा, इंटरपोल की हेल्प भी लेगा, फॉरेन साइबर एजेंसी की भी हेल्प लेगा, ताकि हम ट्रेस कर सके सस्पेक्ट को, है ना। तो अभी जो डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस मिली है, तो उसके तहत अरेस्ट भी होगी, तो वो कौन से एक्ट के अंडर, वो याद रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईपीसी सेक्शन ऑन एक्सटॉर्शन, एंड पॉस्को एक्ट, जब माइनर्स को टारगेट किया जाता है, इन केस ऑफ माइनर पॉस्को एक्ट, ठीक है। तो सीबीआई क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कौन से एक्ट के अंदर, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। क्या हैंडल करता है, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, सीरियस क्राइम इंक्लूडिंग साइबर क्राइम, तो इसलिए सीबीआई यहाँ पे डील कर रहा है, राइट। एंड सीबीआई ये याद रखना, इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। एंड पावर ये डिराइव कौन से मिनिस्ट्री से करता है, मीन्स कौन से मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये डिफरेंस ना आप याद रखना, एग्जाम में गलत कराओगे, ठीक है। फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, लेकिन ये जो पावर डिराइव करता है फ्रॉम ए रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अब इंटरपोल के बारे में हमने यहाँ पे सुना, तो जानते हैं क्या क्या होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, 195 कंट्रीज है, एंड ग्लोबल पुलिस कोऑपरेशन वाया रेड नोटिस, ब्लू नोटिस वगैरह से ये वर्क करता है।
साइबर क्राइम हमें पता है, इट इंक्लूड्स थेफ्ट, साइबर बुलिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, गवर्न कैसे करते हैं, आईटी एक्ट 2000 एंड सेक्शंस ऑफ आईपीसी। ठीक है, एंड रैंसमवेयर क्या है, एग्जाम में अगर आता है, साइबर क्राइम तो है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में या कहीं भी आपके सेल में आपके डाटा को टारगेट करता है। ठीक है, and जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो आपके वो डाटा को हैक कर लेगा या कुछ भी हटा देगा, तो आप उसको डिमांड्स रैंसम, रैंसम मीन्स पैसे, पेमेंट आप करोगे फिर ही वो आपका डाटा फिर वापस देगा या हट जाएगा वहां से, मतलब ऐसे ही याद रखो। ठीक है, तो आपकी डाटा को वो एनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे और एक चीज है, यू शुड नो, साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, टू हैंडल एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिया की और एक इनिशिएटिव है, दैट इज एजेंसी है, सॉरी, सर्ट इन। सर्ट इन क्या है, नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये याद रखना, अगर CY कोड आता है या सर्ट इन आता है, CERT इन आता है, ये दोनों साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से ही रिलेटेड है। तो यही बेसिस पे MCQ है, जरूर से सॉल्व करना। ये प्रीलिम्स बेसिस पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये बाकी एक्ट वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखना, इनिशिएटिव वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, टर्म्स आ जाता है एग्जाम के टेंशन में, लगता है कि कहाँ पढ़ा था याद नहीं रहता। ठीक है, अब आता है रथ यात्रा। हमने देखा था कांग फेस्टिवल कहाँ पे है, वो मणिपुर में होती है। अब ग्लोबली कौन सी, पुरी में होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है। डिवोटीज पुल क्या करते हैं, 3 वुडन चैरियट, किन किन मीन्स कौन से भगवान के नाम पे, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल ले जाते हैं, जो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। गुंडीचा क्यों, क्योंकि वो मैटरनल आंट की घर मान, जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ की मैटरनल आंट की घर है गुंडीजा टेम्पल, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इट्स बिलीव टू बी द मैटरनल आंट्स होम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, है कि नहीं। तो मैटरनल आंट मतलब क्या है, मासी है ना, मैटरनल अंकल मतलब तो मामा होते हैं, तो ये मासी होगी, माँ की बहन, है ना। देख लेना, यही तो है मैटरनल आंट, है कि नहीं। चलो, ये सब देखना, क्यों मैं बोल रही हूँ, आपको पूछ क्यों रही हूँ, आपको पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस APSC के CSET में आते हैं। आपकी जो फैमिली ट्री वगैरह जो बनाना होता है, बेसिक चीजें हमें पता नहीं होती कई बार। ठीक है, तो वो चीज आपको जानना है, कभी वो ब्लड रिलेशन या कौन सा रिलेशन, या फिर ऐसा आ जाते हैं आपकी माँ की बहन की भाई की बेटी की, ऐसा कुछ आ जाता है, वो आपका क्या होगा। तो ये सारी थोड़ी टर्म्स आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो द ट्रेडिशन इंक्लूड चेरा पहनरा रिचुअल। चेरा पहनरा रिचुअल क्या होता है, जहाँ पे गजपति किंग जो होते हैं पुरी के, वो चैरियट्स को झाड़ू, मतलब झाड़ू लगाते, चैरियट्स को साफ करता है। तो ये इक्वलिटी एंड ह्यूमिलिटी दिखाता है कि भाई किंग भी हो, गजपति किंग हो के भी साफ कर रहा है। ठीक है, तो ये बस एक ट्रेडिशन, देखो हमारे ट्रेडिशन इंडियन कल्चर में ही सारा चीज दिया हुआ है, विच ऑल्सो रिफ्लेक्ट द इनडायरेक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी, ह्यूमिलिटी वगैरह, है ना। तो ऐसा को रिलेट करके लिख सकते हो GS1 को भी GS2 के साथ, थोड़ा क्रिएटिव आंसर्स, राइट। ऑल्सो रथ यात्रा अभी तो ग्लोबली मनाया जाता है, इस्कन कम्युनिटी जहाँ पे लंदन, न्यूयॉर्क, मेलबोर्न में भी ये मनाया तो जाता है। अब जान लेते जगन्नाथपुरी टेम्पल बिल्ड कब हुआ था, 12th सेंचुरी। ठीक है, किसके द्वारा, अनंतवर्मन चोड़ागंगा देवा, कौन सा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी। एंड इट इज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिम साइट। अब इसमें और एक चीज देखना, इसमें एक आपका क्या कहते हैं, सॉरी, मीन्स कंफ्यूज हो सकते हो, 4 धाम पिलग्रिमेज हमारे इंडिया में इन्हें भी कहा जाता है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर पूरी कैसे आया। ठीक है, तो आप ये याद रखना, 4 धाम जो पिलग्रिमेज, छोटा पिलग्रिमेज बोलते हैं टिपिकली, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हिमालय के आसपास ही है, ऐसे याद रखना। लेकिन बड़ा पिलग्रिमेज, 4 धाम बड़ा पिलग्रिमेज जो स्टेब्लिश किया गया था आदि शंकराचार्य, वो कौन कौन से 4 इंक्लूड करते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली थोड़ी सी, दैट इज बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दैट इज स्टेब्लिश किया गया था 4 धाम। तो इसे हम कभी कभी बड़ा पिलग्रिमेज कहते हैं, इसे छोटा पिलग्रिमेज, बद्रीनाथ दोनों में ही है, ये याद रखना। ठीक है, तो यही पूरी है, तो इस एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट। तो एग्जाम में 4 धाम पिलग्रिमेज साइट है क्या
पूरी अगर आता है हाँ सही है, लेकिन अगर अंडर छोटा पिलग्रिमेज आता है तो पूरी नहीं होगा, क्योंकि वो अंडर बड़ा पिलग्रिमेज आता है। ठीक है। देन रथ यात्रा सेलिब्रेट एनुअली तो होते हैं, है ना, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में मनाया जाता है। ये बस आता तो नहीं एग्जाम में, बट कभी आ जाए आर्ट एंड कल्चर में आपको घुमाने के लिए तो थोड़ा सा आइडिया तो होता है। तो इट्स द ओनली टाइम जहाँ पे भगवान अपने मंदिर से निकल के बाहर आते हैं, पब्लिक को दर्शन देते हैं। ये कुछ फैक्ट है कि जो रथ यात्रा जो होते हैं, जो चैरियट्स है ना, वो हर साल बनते हैं। कौन से टाइप का? वुड, फांसी एंड धौसा। ठीक है। एंड ये 900 साल पुराना फेस्टिवल माना जाता है। और ये और एक फैक्ट है कि द जगन्नाथ टेम्पल इज नॉट ओपन टू नॉन हिंदूज, सिर्फ हिंदूज के लिए ही ओपन है। तो ये फैक्ट याद रखना बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड इस्कन हैज ग्लोबलाइज्ड दिस फेस्टिवल सिंस 1960s। ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन तो पहले ही आया था, लेकिन ये अभी अभी चालू हुआ गवर्नेंस डिजिटल इंडिया की वजह से, ऐसा नहीं, पहले से ही हो रहा है। 1960 से ही ये ग्लोबलाइज फेस्टिवल है। तो कभी ना एग्जाम में ये सब उल्टा दिमाग चलने लगता है, तो इसलिए आराम आराम से पढ़ के देना। तो आज हमारा सैटरडे स्पेशल मैप इन न्यूज को देख लेते हैं। देखो, ईरान और इसराइल के बीच तो चल रहा है वार, है कि नहीं, हम सबको पता है। लेकिन एज एस्पिरेंट आपको मैप भी तो पता होनी है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि ईरान कौन कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर कंट्रीज है? 7। कौन कौन सा? इराक, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। याद रहेगा? नहीं रहेगा मैम, थोड़ा सा तो इतना याद कहाँ ही रहता है। ठीक है, याद नहीं रहता, ओके। तापती, ये याद रहेगा, तापती। तापती से मिलके ईरान ने फाइट किया था कैसे? ठीक है। टी फॉर तुर्की, ए फॉर अर्मेनिया, अगेन ए फॉर अजरबैजान, फिर पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर इराक। ईरान तो है ही। तापती याद रखना, ठीक है, ईरान की गर्लफ्रेंड तापती। कुछ भी याद रखो यार, याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कैप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान के बीच में यहाँ पे ये एरिया है। बस आपको ईरान के दैट इज नॉर्थ साइड में पाया जाता है कैप्शन सी। नीचे तरफ है पर्शियन गल्फ, यहाँ है गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे हम अगर देखें ये एरिया पे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे पर्शियन गल्फ एंड यहाँ पे अरेबियन सी। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पाया जाता है। आसपास के कंट्री देख लेना, ईरान तो यहाँ पे है ही, ओमान है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो ये थोड़ा सा आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में आए दिनों तो है ही। अब इसराइल, इसराइल का क्या है बॉर्डर? मेडिटेरियन सी तो यहाँ पे है, मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर है। अब देखते हैं कंट्रीज में क्या क्या है। इजिप्ट है साउथ के साइड में इसराइल के, ठीक है। जॉर्डन कहाँ पे? ये ब्लू वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ये जो जॉर्डन है, ये इसराइल ईस्ट साइड में कौन है? जॉर्डन एंड सीरिया। एंड नॉर्थ में कौन है? ये लेबनन, ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे लेबनन है, ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें, कुछ सोच के बताना। जेल्स, ऐसे याद रखना। मेडिटेरियन सी तो याद रह ही जाएगा, ठीक है, ये साइड में है। लेकिन इसराइल का जेल्स, ये जल का तो ऐसा होता है, स्पेलिंग मुझे पता है, बट याद रखने के लिए जेल्स याद रखना। जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनन एंड सीरिया। लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन याद रखना, ऐसे पहले आ चुका है। साउथ में इजिप्ट है, ठीक है, और ये साइड में ईस्ट साइड में सीरिया एंड जॉर्डन है, नॉर्थ में लेबनन है, ठीक है, और वेस्ट साइड में तो मेडिटेरियन है। तो ये हो गया हमारा मैप, क्योंकि ये सब आपको जानना है। वार तो होता रहेगा, बट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। बाकी ये सारे रीजन हम कवर करेंगे जैसे जैसे न्यूज में आएगा, चिंता मत करो, हर सैटरडे में मैप करते करते कवर तो हो ही जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है वो है टी सेक्टर के बारे में। एंड लेट मी टेल यू कि टी सेक्टर के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार एपीएससी में आ चुका है, एपीएससी मेंस में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एपीएससी मेंस इन दिस अपकमिंग मेंस आल्सो, ठीक है। क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा के आ जाए, द मेन टॉपिक इज टी सेक्टर। एंड यूपीएससी में भी प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, तो यू शुड नो, प्रीलिम्स में तो आ ही चुका है। तो अगर ऐसा आए कि टी सेक्टर तो ओल्ड लेगेसी है हमारे कंट्री में, लेकिन बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स है, तो सोल्यूशंस एंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है? तो ये सारे, ये जो ऑथर है यहाँ पे इस आर्टिकल में चैलेंजेस एंड सोल्यूशन के बारे में बोलता है। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख के नहीं आना, ये तो मैं आर्टिकल में आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसी आप कर सकते हो वो लिखना,
टी सेक्टर आपने जरूर से नोट बनाया होगा, बिकॉज इट कम्स अंडर आपका स्टैटिक सेक्टर, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, जियोग्राफी में आता है। तो इसमें आपने इंट्रो भी ऑलरेडी लिखा होगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिया है वो लिखना आप, ठीक है। वो जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने लास्ट वीक भी न्यूज में पढ़ा था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखना। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये दोनों लिखोगे, चैलेंज लिख लिया, सोल्यूशन लिख लिया आपने कि वे फॉरवर्ड लिख लिया, बट गवर्नमेंट ने अब तक क्या लिया वो स्टेप भी आपको लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये वाला फॉर्मेट तो हमें मेंटेन करना पड़ता ही है मेंस में, है कि नहीं। तो ये व्हाट अभी हम जानेंगे, हाउ हमें जानेंगे, ठीक है। ये व्हाट वाई भी यहाँ पे होता है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी क्या क्या लिया है, व्हाट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वो भी आपको पढ़ना तो है, ठीक है, लिखना है, मेंस में क्वेश्चन आता है तो। लेकिन उसके साथ ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि इंडियन टी इंडस्ट्री तो बहुत पुराना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट हम करते हैं तो उसकी अर्निंग में, कल्चरल आइडेंटिटी भी ये वो तो करता है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस इन दिनों हो रखी है, तो इसके चलते जो टी डोमिनेटेड रीजन है, स्पेशली असम एंड वेस्ट बंगाल, तो बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो फेस करता है, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो 1 kg चाय पत्ती, चाय बनाने के लिए उनको 4.5 kg ऑफ ग्रीन लीफ का यूज करना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग भी होता है। तो इसके चलते ना बहुत, जितना सेल करके उनको मिलता है ना, सेलिंग प्राइस उनका कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। तो इसलिए राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, कि आपको बनाते ही ज्यादा टाइम, ज्यादा पैसा लग रहा है जितना आप कमा भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। फिर मार्केट प्राइस भी इन्फ्लेशन होते रहते हैं, अब ऑयल क्राइसिस बोलो, कुछ भी रीजन बोलो, इन्फ्लेशन होते रहते हैं, लेकिन चाय पत्ती की दाम उतनी बढ़ती नहीं है। आप अगर देखोगे तो टी प्राइसेस लगभग सेम ही रहते हैं। तो वो स्मॉल ग्रोअर्स जो होते हैं, फार्मर्स फार्मर्स जो, या स्मॉल ग्रोअर्स जो होते हैं इस टी सेक्टर के, तो उनको बहुत प्रॉब्लम तो होती है ना। याद रखो, ऐसे कहानी बना के पढ़ो, ठीक है, थोड़ा इंटर रिलेट करके। और क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है उनके बारे में सोचो, इमेजिनेशन करो, दिमाग में अपने आप आएगा, कुछ रट्टा नहीं मारनी है ये सब पॉइंट। क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, याद रखना, याद करना कि काजीरंगा क्रॉस करके आप जोरहाट गए हो कभी, उधर जो काजीरंगा के बाद जो टी गार्डन्स हम देख पाते हैं, तो वो सारी चीजें वैसे याद करना कि ठीक है, उन्हें प्राइज नहीं मिल रहा, मायूस होके खड़े। और क्या होता है, फ्लड जो होता है काजीरंगा की क्या हालत हो जाती है, तो वो सब याद रखना कि यील्ड टी क्वालिटी घट जाती है ना उससे, कितनी रेनफॉल हो जाती है, कभी हीट वेव्स आ जाती है, एक्सट्रीम वेदर कुछ भी होती है, कभी बारिश तो कभी एकदम धूप, तो वो सारी एक्सपोर्ट हमारी पोटेंशियल कम हो जाती है ना, क्योंकि क्वालिटी घट जाती है। तो ऑल्सो पुअर प्लकिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ भी ऑल ओवर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी नहीं है कि बहुत अब बढ़ चुका है, कमी तो है यार, मैन पावर की भी कमी है, स्किल्ड मैन पावर की कमी तो है। तो इसके चलते क्या होता है कि हमारे जो प्रोसेसिंग हाइजीन प्रैक्टिस है, क्वालिटी है, वो घट जाती है, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, लेबर क्राइसिस, वही अगेन, तो लेबर शॉर्टेज होता है, हाई वेजेस एंड उनको वेजेस हाई मिलती नहीं है, या फिर जो भी वर्कर डिससेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत कम रहता है इस सेक्टर में, ठीक है। और इतना हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, वही मार्केट प्राइस स्टेगनेंट रहता है, तो क्यों ही कोई काम करेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें लेबर क्राइसिस क्रिएट तो करता है। और वीक मार्केट एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज, राइट, ओवर डिपेंडेंस ऑन बल्क सीटेल्स विदाउट वैल्यू एडिशन, वो क्या करता है, वीक ब्रांडिंग करता है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए ये सारी चीजों पे हमें तो काम करना पड़ेगा। आपको चैलेंज अगर पता है तो सोल्यूशन भी आपको पता हो जाएगा कि इन सब चैलेंज को टैकल करने के लिए सोल्यूशन क्या लेना है। तो इंटर रिलेटेड रहो, नो रट्टा, आपको चैलेंज सिर्फ याद रखना है, ठीक है, वो भी याद है, ऐसा नहीं कि रट्टा, कॉमन सेंस लगा के याद रखो, फिर उससे के लिए क्या करोगे। तो मिनिमम एक बेंच मार्किंग प्राइस हमें रखनी चाहिए, ताकि हाँ, फ्लोर प्राइस एक रखनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी हो, प्रॉफिट मार्जिन सही रहे एंड एक इनकम स्टेबलाइज रहे। ये रट्टा मारने की कुछ नहीं है, मैं इसलिए ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये रिलेटेड आप पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी 44 मिनट्स हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट खत्म करना चाहती हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट, कि हाँ, कुछ ऐसे चाय पत्ती तो आप प्रमोट करो ना कि सिर्फ व्हाइट, पर्पल, ब्लू,
फिर ये ऑर्गेनिक टी है, ताकि प्रीमियम ग्लोबल मार्केट अट्रैक्ट हो सके, वैरायटी ला सके, क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सके, स्किल्ड प्लकिंग, ताकि हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर देके मॉडर्न जो प्रोसेसिंग मशीनरी है वो यूज करके हम क्वालिटी इन्हांस करें। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स लाए जिससे सब्सिडी मिले हमें मॉडर्नाइजेशन मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, फिर अवेयरनेस देने के लिए, राइट। फिर ब्रांडिंग हम और पैकेजिंग सही से करें, अट्रैक्टिव पैकेजिंग करें, जियोलॉजिकल जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, असम टी ये वगैरह लिखे, ताकि स्पेशलिटी हम जगह का दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर सके, है ना, जो सही में है, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का। क्लाइमेट रेजिलियंट जो हम वेराइटीज वो सब करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग इरोजन कंट्रोल मेजर्स ले, साइंस इतना डेवलप कर चुका है उसकी मदद से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशंस के चलते हम क्लाइमेट रिसर्चर्स के साथ बात करें कि हाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी हम ले सकते हैं। फिर डुअल स्ट्रेटेजी की हेल्प से लेबर हम क्राइसिस को भी एड्रेस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि लेबर के लिए वेलफेयर जो भी प्रोसेस रहता है वो भी करें, कि हाउसिंग बेनिफिट उनको दिया जाए, सिक्योरिटी दिया जाए, सही वेजेस दिया जाए उनको, और मैकेनिज्म जो टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ मैकेनिज्म लाए, ताकि लेबर डिपेंडेंस भी कम हो। ऐसा नहीं कि लेबर को हटा ही देना है, लेकिन उनका डिपेंडेंस भी, ताकि वो यूज कर सके टेक्नोलॉजी को भी सही से, ताकि क्वालिटी पे हम फोकस कर सके, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये क्राइसिस इरिवर्सिबल है, कॉम्प्लेक्स तो है, बट हम इसे सुधार सकते हैं किस चीज से, इंटरवेंशन पॉलिसी, फिर मॉडर्नाइजेशन, मार्केट रिफॉर्म, क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये सब लाके हम एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं किस चीज में, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेटिव टी प्रोडक्शन में। तो यही सारी चीजें ऑथर कहता है ये आर्टिकल में, ठीक है। जो आपको बस कीवर्ड्स याद रखो, वहाँ पे जाके आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन करो, सस्टेनेबल वाली चीज़ें वर्ड्स यूज़ करके, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह वगैरह, जो भी मैं कीवर्ड्स बोलती रहती हूँ। देखो यही सारी चीज़ ना कोचिंग इंस्टीट्यूट साल के एंड में प्रीलिम्स के बाद बेचते हैं यार मैगजीन में, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर देते तो बोलेंगे एग्जाम मेंस रिलेटेड कीवर्ड्स पढ़ना है, फिर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है आप ये मैगजीन पढ़ लो, या तब आपको, अब खुद सोचो ना यार, तब क्या आपको मन होगा क्या, मतलब 300 पेज एक्स्ट्रा चीजों के लिए, अगर आपकी दिमाग को न्यूरल नेटवर्क से ही हमारा दिमाग चढ़ता है, एक चीज की नेटवर्किंग ही अगर नहीं है, तो सब बीच में उठा के बस 300 पेज पढ़ लोगे तो एग्जाम में क्या ही रिप्रोड्यूस कर पाओगे। एंड इसलिए मेंस, आपकी नॉलेज सही होते हुए भी मेंस आपका रह जाता है कभी कभी, राइट। क्यों? क्योंकि ये इंटरकनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। तो इसलिए डे वन से ही ये सारा लिखो, ताकि अगर आप इवन इफ यू आर टेकिंग द 300 पेज फॉर रिविजन, तो आप कनेक्ट तो कर पाओगे, क्योंकि पहले भी आपने इन सब चीजों में काम किया हुआ है। तो मेंस की प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद, साथ ही साथ चलाते रहो, ठीक है, एक साथ। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, कुछ आपने सीखा, नया फैक्ट्स हो, माइंडसेट हो वगैरह, तो अगर किया तो ज़रूर से लाइक करना, ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बिकॉज और भी इनिशिएटिव हम आने वाले दिनों में लाएंगे दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी, नॉट सिर्फ यूपीएससी और एपीएससी, ठीक है। और कुछ भी आपका रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी टॉपिक आपको जानना होता है, विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। एंड शेयर जरूर से करना, और पढ़ाई करना, एमसीक्यू सॉल्व करना, एंड खुश होके अपने आप को एक अच्छी नॉलेज देते रहो रोज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।